120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अच्छा होता कि यह बजट असम विधानसभा में ही प्रस्तुत होता और वहां पर इसके संबंध में कार्यवाही होती, लेकिन हमसे वह हाल छिपा नहीं है जो कि एक लंबे अरसे से वहां पर चल रहा है। पिछले 8-10 महीने में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात का काफ़ी प्रयत्न किया कि असम में जो आंदोलन चल रहा है वह बातचीत के जरिए से हल किया जा सके। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया कि इस आंदोलन के अंदर पृथकता की भावना है, इस आंदोलन के अंदर सांप्रदायिकता का विष है और इस आंदोलन से हमारे देश की एकता को जबरदस्त खतरा है। इसलिए इसका कोई ना कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीतिक हल क्या हो। जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती, बल्कि मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ दल तो साफ तौर से आंदोलन का समर्थन करते हैं। कहां से धन आ रहा है, कौन दे रहा है, इसके संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक शंकाएं हैं। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात निश्चित है कि आज असम में जो आंदोलन चल रहा है उसका बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। यह बात भी साफ जाहिर है कि वहाँ पर आंदोलनकारी जिन मांगों को लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ विरोधी पक्ष भी उन मांगों को पूर्णतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, और अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए तो उसका असर देश के कई दूसरे हिस्सों पर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। कहा यह जाता है कि पिछले 30 साल के कांग्रेस के शासन में यह खराबी वहाँ पर पैदा हुई, विदेशी लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 30 साल बाद जब जनता पार्टी का शासन आया तो क्या जनता पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन के शुरू होने से पहले इस संबंध में विदेशी लोग वहां पर आकर ठहर गए हैं? क्या कोई कार्यवाही की 2 साल तक, जब तक कि जनता पार्टी का विघटन नहीं हुआ था? असम में कोई आंदोलन नहीं था, कभी भी कोई कदम उठाने की बात नहीं की गई। जब असम में आंदोलन शुरू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनकी मांगे वाजिब हैं, उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। 1970 में जो आम चुनाव हुए, उस चुनाव के समय तक कहीं यह बात नहीं उठाई गई। सभी लोग उस चुनाव की वोटिंग में शरीक हुए, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने और दूसरों ने कहा कि 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनके संबंध में जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक प्रयत्न किए गए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने बातचीत का जो हाथ बढ़ाया उसको आंदोलनकारियों ने गलत समझा। उन्होंने समझा कि अधिक जोर लगाकर चलो तो कुछ ना कुछ और हमको लाभ होगा। ऐसी नौबत भी आ गई कि पहले अगर बातचीत का निमंत्रण दिया जाता था तो आने के लिए वे लोग तैयार हो जाते थे, लेकिन वे अब कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो असम में आकर करो, दिल्ली आकर हम बातचीत नहीं करना चाहते। इससे आभास मिलता है कि बातचीत और रियायत को वे सही स्पिरिट में ना लेकर यह समझ गए कि ज़्यादा दबाव डालने से इस समस्या का
ज़्यादा आसानी से हल निकल आएगा। मान्यवर, जन उपयोगी वस्तुओं की अभाव की दुर्दशा की चर्चा अभी सदन में की गई है और आए दिन विरोधी दल की ओर से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मान्यवर, मैं इस समय सीमेंट के अभाव की चर्चा करना चाहता हूँ। सीमेंट का जहाँ तक संबंध है, हमारे देश में मोहनजोदड़ो के ज़माने से सीमेंट बनता आ रहा है। मशीन से बनने का सिलसिला आज के ज़माने में शुरू हुआ है। कुछ वर्ष पहले सारे मुल्क में सीमेंट तमाम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सहूलियत के साथ उपलब्ध हो रहा था, लेकिन आश्चर्य होता है कि आज सीमेंट का अभाव लोगों को इतना ज़बरदस्त परेशान किए हुए है कि आवश्यक निर्माण कार्य भी रोकने पड़े हैं और इसका कारण भी जानने की कोशिश नहीं की जा रही है। मेरे पूर्व सहयोगी ने जो बताया ठीक ही बताया कि जनता पार्टी का शासन अपने पारस्परिक झगड़े में इतना गिरा हुआ है कि ना तो उसके पास इसे सोचने का समय है और ना उनमें इतनी क्षमता ही रह गई है कि वह जनता की कठिनाइयों को दूर करे और निश्चित योजना बनाकर उस पर अमल करे। मैं सीमेंट के बारे में निवेदन कर रहा था कि आज यह सोचा जा रहा है कि विदेशों से सीमेंट आयात किया जाए। हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में जिन जिन वस्तुओं के बारे में हम स्वावलंबी थे, हम आत्मनिर्भर थे, उन सब का आयात किया जा रहा है। जैसे खाने के तेल की कमी हुई तो उसका आयात शुरू कर दिया। कोयला विदेशों से मंगाया जा रहा है, आयरन स्टील मंगाया जा रहा है। आज से 1 साल पहले हमारे यहाँ ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा थीं और जिनका हम निर्यात करते थे, आज उनका आयात किया जा रहा है। जो विदेशी मुद्रा का भंडार पिछली सरकार छोड़ गई थी, उसको समाप्त किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जिन चीज़ों की कमी हुई है, उन चीज़ों का उत्पादन मुल्क में करें और जो दूसरी समस्या आर्थिक समस्या है, इस पर भी यहाँ विचार करें। इन सब चीज़ों पर गहन गंभीरता के साथ विचार करके निश्चय करने का कोई समय इस शासन के पास नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि आज हमारे देश में क्या स्थिति हो रही है। राजस्थान में जो नहर परियोजना है वह 5 करोड़ रुपयों की योजना है। वहां पर सीमेंट के उपयोग के लिए शासन की ओर से सीमेंट का इंतजाम किया गया है, लेकिन इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है कि वहां से 20 लाख टन सीमेंट की तस्करी हो रही है। एक तरफ तो हमारे देश में सीमेंट की कमी है और सीमेंट का इस्तेमाल हम अपनी योजना पर करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार से सीमेंट की स्मगलिंग चल रही है। इन खराबियों का कोई देखने वाला नहीं है। शासन की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसकी तरफ से इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जब हमारा देश सब चीज़ों में स्वावलंबी होता जा रहा है और देश में अपनी क्षमता के अनुसार सीमेंट पैदा करने की शक्ति है, तो क्या कारण है कि हमको विदेशों से सीमेंट आयात करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार से हमारे देश की सीमेंट की तस्करी हो रही है। मैं चाहता हूं कि इन सारी चीज़ों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और देश में प्रचुर मात्रा में सीमेंट का उत्पादन करके देश को समृद्ध बनाने की कोशिश
करनी चाहिए। सभापति महोदय, यह जो विधेयक सामने है, जो देश की हालत है, आवश्यक वस्तुओं के मामले में जो संकट देश के जनगण के सामने है, उपभोक्ताओं के सामने है, वस्तुओं की उपलब्धि के बीच उनका अभाव पैदा हो जाना और उनकी कृत्रिम महंगाई का पैदा हो जाना ऐसी स्थिति है जिसमें स्वभावतः सरकार की ओर से कुछ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत होती है। मगर जो स्थिति है उसको देखते हुए और अभी जो मित्र सरकारी पक्ष के बोले हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद भी कलेजा कांपता है कि क्या यह सरकार जो इस विधेयक का उद्देश्य है वह इसे चाहती है? क्या यह सरकार इसको लागू करने का इरादा रखती है? मैं अभी नियत पर शक करने जैसी कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन वस्तु स्थिति वहां तक जाने को मजबूर करती है। हमारे मित्र शासक दल के पिछली सरकार के बारे में बोले हैं, जो उन्होंने कहा है सही है, उससे ज़्यादा कहना भी सही होगा। देश के लोग जानते हैं कि उस सरकार में भी अधिकांश वही लोग थे जो उसके पहले शासक दल के थे। इसलिए नीतियों के जरिए महंगाई बढ़ाने में और चोर व्यापारियों को छूट देने में, एक दूसरे से होड़ लेने में ये लगे हुए हैं कि कौन ज़्यादा जनगण को लूटने में चोर व्यापारियों की मदद करे, जनता पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में। देश के पूंजीपतियों की अपनी पार्टी और अपनी सरकार है, दोनों के जरिए उन्हीं का काम हो रहा है। अभी चीनी का जिक्र हुआ, जिस समय यह सरकार आई उससे पहले जनता पार्टी की सरकार ने चीनी की कीमत बढ़ाई और गन्ने की कीमत घटाई। कहा गया कि देश में चीनी ज़्यादा हो गई, इसलिए गन्ने की कीमत 250 रुपये क्विंटल कर दी गई है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ा दी है। फिर नियंत्रण हटाकर और फिर नियंत्रण लगाकर खुले बाजार में 4 दावा रुपए किलो चीनी की कीमत कर दी गई। गन्ने की कीमत घटाकर और चीनी की कीमत बढ़ाकर खुले आम जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों से यह कह दिया कि किसान चूंकि गन्ना पैदा करते हैं इसलिए उसकी कीमत घट जाए, और करोड़पति चूंकि चीनी मिलों के मालिक हैं उसका मुनाफा करोड़पति लेते हैं, इसलिए उनका मुनाफा बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार उन्होंने लोगों से यह कह दिया कि भाई मतदाताओं, यह करोड़पतियों के हुक्म पर चलने वाली सरकार है। जब नई सरकार आई, प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने खुला ऐलान किया कि हम दाम को बांधेंगे, हमको बहुमत दीजिए। विशाल बहुमत मिला। वह बहुमत बनाने वाले मित्र उधर बैठे हुए हैं और दाम बांधा गया। चीनी का दाम 4 रुपये किलो था। ऐसा कसकर बांधा कि उनका दाम बढ़ा नहीं। हुआ क्या? दाम कूदा, कीमत ने छलांग मारी। 4 रुपये से 4.25, 4.5 से 5 रुपये किलो कीमत हुई। इस तरह से इस नई सरकार ने करोड़पतियों से कह दिया कि ज़्यादा कारगर तरीके से तुम्हारी सेवा कांग्रेस कर सकती है और कर रही है। यहाँ पर गन्ने का जिक्र आया। सरकार का दावा है कि देश में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी खासकर उस इलाके से आते हैं जहाँ के किसानों ने मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने में अगले कतार में अपनी जगह बना ली है। किसानों का गन्ना बिक गया, लेकिन सरकार के भंडार में गन्ना नहीं आया। देश की आज़ादी
के दौरान भारत में जब महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा दिया और यह बात समस्त देश की जनता के सामने रखी थी कि आज़ादी के बाद उसे ही राष्ट्रभाषा का पद दिया जाना है, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों के नेताओं ने और वहाँ की जनता ने महान त्याग का परिचय दिया था। उन्होंने बड़े उदार ढंग से महात्मा गांधी के इस राष्ट्र चेतना के संदेश को प्रेम का संदेश मानकर गांव-गांव में, गली-गली में हिंदी को फैला दिया था। आज पूरे देश में हिंदी का जो स्थान है, जो लोकप्रियता है, उसका जो प्रचार है, उसके पीछे हिंदी भाषी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं का और नेताओं का महान योगदान है। आज़ादी के बाद हिंदी की शब्दावली के निर्माण का कार्य जब हाथ में लिया गया, तब उसमें ऐसे अनेक शब्द अन्य भारतीय भाषाओं के ले लिए गए जो कि ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक थे, किंतु हिंदी में नहीं थे। आज ऐसे शब्दों का प्रचलन हिंदी में ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसे कि वे हिंदी के मूल शब्द हों। अन्य भारतीय भाषाओं में भी आज हिंदी की शब्दावली का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा है। शब्दों के इस आदान प्रदान से देश की सभी भाषाएं पहले की तुलना में आज परस्पर निकट आती जा रही हैं और वह दिन दूर नहीं जब कि एक भाषा को जानने वाले देश की कई कई भाषाओं को सहज ही में समझ और जान सकेंगे। इस सब के पीछे सरकारी प्रभाव या प्रचार उतना अधिक कार्य नहीं कर सकता जितना कि स्वयंसेवी संस्थाएं और हिंदी के प्रचारक कर सकते हैं, साहित्यकार कर सकते हैं या पत्रकार कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस त्याग की भावना से गांधी जी के समय में हिंदी प्रचारकों ने कार्य किया था, उसी भावना से आज भी कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक इस कार्य के पीछे अच्छी भावना या अच्छे विचार नहीं होंगे, तब तक इस कार्य में सफलता उतनी मात्रा में नहीं मिल सकेगी जितनी की आवश्यकता है। यदि हिंदी में भी कोई संकुचित भावना इस बीच में आ गई हो तो उसे भी दूर करना होगा। उसमें ऐसी व्यापकता लानी होगी जिसकी आशा हमारे संतों और महात्माओं ने काफ़ी समय पहले की थी। आज हिंदी से धर्म, भाषा, संप्रदाय, जाति, प्रांत की सीमाओं को छोड़कर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की जहां अपेक्षा की जाती है, वहीं उससे यह भी आशा की जाती है कि वह विदेशों में जाकर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में इसी प्रकार से भाईचारे और सांस्कृतिक समन्वय का संदेश दे सकती है। आज हिंदी के माध्यम से मॉरिशस हो या सूरीनाम, फिजी हो या गियाना, वहाँ के निवासी भाई भाई की तरह मिलते हैं। कुछ दिन पूर्व मॉरिशस में जाने पर मुझे एक ऐसा अवसर मिला था कि मैं वहाँ एक भाई के घर गया था। जब मैं उनके पास गया तो मैंने केवल कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया था। उन्हें सुनकर उनकी गृहिणी प्रेम से भर गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए यह देखकर कि उनके घर में एक परदेसी ने हिंदी में बात की, उनकी अपनी बोली में बात की। इस प्रकार हिंदी ने न केवल बिछुड़े हुए देशवासियों को मिलाया, बल्कि मानवता का संदेश दिया, एक परिचय दिया। आज हिंदी जिस प्रकार से मॉरिशस, सूरीनाम आदि देशों में ही नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि में पनप रही है, उससे आशा सहज ही हो जाती है कि वह विश्व भाषा का रूप
शीघ्र ही धारण कर सकेगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी शॉर्टहैंड स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप हमारे एडवांस आउटलाइन के साथ डिक्टेशन को परचेज कर सकते हैं।